हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं एनर्जी। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपका है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मानव परिसंचरण तंत्र। तो आइए हम बिना देर के शुरू करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से एक एक करके बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वह बनता कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है और उसके द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो जो मानव सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका है वह ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिल करके बना होता है। मानव परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है शरीर की कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन आदि का परिवहन करना, जिसका निर्माण रुधिर वाहिनियां एवं हृदय के मिलने से होता है। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा पोषक पदार्थों को, गैसों को, तमाम हार्मोन्स को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और इनके द्वारा ही मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण किया जाता है। तो मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण किनसे होता है? ब्लड से होता है, ब्लड वेसल्स से होता है और हार्ट से होता है। ये तीनों आपस मिल करके ही मानव सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। चला क्लियर हुआ? आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है और हार्ट क्या है। तो आज हम सबसे पहले बताने वाले हैं आपको ब्लड के बारे में, यानी रुधिर के बारे में। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बात आती है इसको तरल संयोजी ऊतक हम कहते क्यों हैं? तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह द्रव के जैसा होता है, पानी जैसा होता है। संयोजी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है। ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं मिली होती हैं। तो रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। तो रुधिर कैसे बनता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगता है, भ्रूण के जन्म स्तर बन जाते हैं, तो उसका जो मीजोडर्म होता है उससे क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है। रुधिर का निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। क्लियर? और यह एक गाढ़ा अपारदर्शी तरल होता है। रुधिर कैसा होता है? एक गाढ़ा अपारदर्शी तरल होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। क्लियर? आगे इसका शरीर में इसकी मात्रा अगर आप बात करें तो टोटल जितना बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% रुधिर होता है। यानी एक मनुष्य का जितना वजन है उसके कुल भार का 7 से 8% भार क्या होता है? रुधिर से मिलकर के बना होता है। इस तरह से एक वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म से होता है, जो एक गाढ़ा अपारदर्शी तरल है। इसका पीएच मान अगर पूछा जाए तो पीएच मान 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। इसकी मात्रा पूछी जाए तो इसकी मात्रा संपूर्ण बॉडी वेट का, यानी संपूर्ण भार का 7 से 8% भार होता है। और एक वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको हम हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हेमाटोलॉजी
लॉजिक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे जो आपका रुधिर है, रुधिर दो पदार्थों से मिल करके बना होता है। दो पदार्थ कौन कौन होते हैं? ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। यानी रुधिर प्लाज्मा है और रुधिर कणिकाएं हैं। रुधिर प्लाज्मा जितना शरीर में रुधिर होता है उसका लगभग 55% भाग बनाता है, और ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिर कणिका जितना शरीर में ब्लड होता है उसका 45% भाग बनाती है। यानी संपूर्ण रुधिर में 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% में रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो पूरे रुधिर का 55% भाग बनाता है वह किससे किससे बनाता है? वाटर से बनाता है और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है। वाटर में यानी जितना 55% ब्लड प्लाज्मा है उसका अकेले 92% भाग वाटर होता है और 7 से 8% में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो मिनरल्स होते हैं वह पाए जाते हैं। इस 7 से 8% में जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें जो आपका ब्लड प्रोटीन्स होती हैं लगभग 7% में और 1% में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो यहाँ हो गया ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कार्पसेल्स जो कि पूरे रुधिर का 45% भाग बनाती हैं, उनमें 3 तरह के रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। उनमें कौन कौन सी रुधिर कणिका है? आपका इलेक्ट्रोसाइट्स है जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका ल्यूकोसाइट है जिसको हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका ब्लड प्लेटलेट्स है जिसको हम रुधिर प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 तरह के रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। पहला क्या है? आरबीसी या इलेक्ट्रोसाइट्स। आरबीसी इसको किस लिए कहा जाता है? लाल ब्लड कार्पसेल्स किस लिए रेड ब्लड कार्पसेल्स किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, और वह लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन्स के कारण होता है। तो सबसे पहले जो सेल्स है इलेक्ट्रोसाइट्स या आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं। दूसरा आपका ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स है यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। श्वेत इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता, अर्थात रंगहीन होती है। तीसरा आपका जो है रुधिर प्लेटलेट्स होता है। और मैं आपको बता दूं जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी 2 तरह की पाई जाती हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। यानी एक कणिकामय होती हैं और दूसरी कणिका विहीन होती है। ठीक, जो कणिकामय यानी ग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होती हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। यानी ग्रैनुलोसाइट्स में 3 तरह की श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। पहले को हम इओसिनोफिल्स, दूसरे को हम बेसोफिल्स और तीसरे को हम न्यूट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स 2 तरह की होती हैं जिसको आप मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से यह आपका ब्लड है। ब्लड किससे मिलकर बना होता है? 2 पदार्थों से, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? वाटर से और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ब्लड कार्पसेल्स किससे मिलकर बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट कितने प्रकार की होती है? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स 3 प्रकार की। एक ग्रैनुलोसाइट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यह हो गया ब्लड और ब्लड में पाए जाने वाले उसके कंपोनेंट्स। तो अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से बताने वाले हैं आपको कि ये कणिकाएं कैसी होती हैं, कैसे बनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका जीवन काल कितना होता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड प्लाज्मा के बारे में, इसके बाद में आपको बताऊंगे इलेक्ट्रोसाइट्स,
फिर ल्यूकोसाइट्स और लास्ट लीगर ब्लड सेल लेयर्स के बारे में। तो आप बने रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पर और देखते रहिए सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप विस्तृत रूप से।